दोस्तों नमस्कार। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कैसे इसको परिभाषित करेंगे, उसको हमने अच्छे से समझा था। आज हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन के कारण क्या हैं। तो आज हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे मुद्रास्फीति के कारण। देखिए, मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहले को हम कहते हैं मांग पक्ष कारक। मांग पक्ष कारक, और दूसरे को हम कहते हैं लागत जनित कारक। ठीक है। मांग पक्ष कारक का मतलब ये है कि मांग में वृद्धि होने की वजह से महंगाई बढ़ना, और लागत जनित कारक ये होता है कि वस्तुओं के लागत में वृद्धि होने की वजह से महंगाई का बढ़ना। तो इसका मतलब मांग पक्ष कारक में यदि किसी वस्तु की डिमांड को हम बढ़ा दें, किसी वस्तु की डिमांड को बढ़ा दें, या सप्लाई कम हो जाए, जाहिर सी बात है कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या होगा, हमें प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो समझ रही है? इसका मतलब आपूर्ति की अपेक्षा मांग आधिक्य, आपूर्ति की अपेक्षा मांग आधिक्य। इसका मतलब यह है कि देखो, मान लो किसी वस्तु की जो आपूर्ति बाजार में हो रही थी वो 100 थी, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश इस वस्तु की मांग अधिक होने लगी। तो अधिक होने लगी तो मांग की तुलना में आपूर्ति क्या है, कम है, क्योंकि आपूर्ति अभी भी 100 ही है, लेकिन अब क्या हो गया, मांग अधिक होने लगा, डिमांड बढ़ गया। तो हम कहेंगे कि डिमांड अधिक हो गया और आपूर्ति कम हो गया, सप्लाई कम हो गई। हाँ, सप्लाई बढ़ा देंगे तब प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यदि हम सप्लाई को न बढ़ाएं, हम अगर केवल इसके डिमांड पक्ष को ध्यान में देखें, तो डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई अपने आप हमें कम दिखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति है। ठीक भाई, ये जो इन्फ्लेशन है ये ट्रेडिशनल है। ये कैसा है, ये ट्रेडिशनल है, ये परंपरागत है। और दूसरा क्या है, देखो, लागत जनित कारक क्या होता है। ये सीधी सी बात है कि यदि किसी वस्तु के निर्माण में जो लागत है, जो कच्चा माल है, मजदूरी है, ये अगर बढ़ गया तो क्या होगा, तो वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, और वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। आइए अब एक एक करके देखते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति में पहला जो हम देख रहे हैं उसे हम कहते हैं मजदूरी जनित मुद्रास्फीति। मतलब मजदूरी में वृद्धि होने के कारण
किसी वस्तु की कीमत का बढ़ जाना, यह सामान्य सी बात है। किसी फैक्ट्री में मान लो बिस्किट बन रहा है, किसी फैक्ट्री में बिस्किट बन रहा है। अब फैक्ट्री के जो मजदूर हैं, इन्होंने कहा कि हमें मजदूरी 20% अधिक चाहिए। अगर वो पहले 100 रुपया लेता था तो अब क्या ले रहा है, अब 120 रुपये ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बिस्किट को बनाने का जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी होगी वह बिस्किट की कीमत को बढ़ा देगी। तो बिस्किट की कीमत बढ़ गई, किस वजह से बढ़ी, क्योंकि बिस्किट बनाने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई थी। तो इसे हम कहेंगे मजदूरी जनित मुद्रास्फीति। दूसरा होता है लाभ जनित मुद्रास्फीति। यह भी हो सकता है कि मजदूरों की मजदूरी न बढ़े, कंपनी अपना प्रॉफिट ही बढ़ा ले। पहले हमको बिस्किट में 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, अब हमको 1.5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। इस स्थिति में भी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और किस वजह से बढ़ी, लाभ की वजह से। लाभ में वृद्धि की वजह से वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे, यह लाभ जनित मुद्रास्फीति है। ठीक है। अगली बात क्या है, तीसरा है आयात जनित मुद्रास्फीति। अब ये देखो क्या है भाई, आयात जनित मुद्रास्फीति क्या होता है। आयात और निर्यात की वजह से भी मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। मान लो कोई वस्तु है, हम कर रहे हैं इंपोर्ट और क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट में वस्तु हमारे यहां आएगा, एक्सपोर्ट में बाहर जाएगा। तो यदि हमारे यहाँ वस्तु आएगा, हमारे देश में आएगा, इंपोर्ट होगा, तो वस्तु की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। और बाहर जाएगा तो हमारे यहाँ वस्तु की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। वस्तु की मात्रा यदि बढ़ गई तो वस्तु की जो प्राइस है वो क्या होगी, घटेगी। और मात्रा कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी। सीधी सी बात समझो भाई, जैसे किसान के यहाँ जब खेत से आलू निकलता है, मार्केट में जगह जगह आलू ही आलू दिख रहा है। आलू की भरमार हो गई तो आलू की कीमत घट जाती है। लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब हम आलू खा के खत्म कर देंगे, अब हमें आलू बहुत कम मात्रा में दिख रहा है, तो वो क्या होगा, वो उसे हम अब ज्यादा कीमत खरीद रहे हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट में उपलब्ध कम है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से भी मुद्रास्फीति होती है। इसे हम आयात जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। दूसरा क्या हमने कहा था, मांग पक्ष कारक। मांग पक्ष कारक ये क्या है, देखिए पहला इसमें लिखेंगे करेंसी, मनी, इन्फ्लेशन। करेंसी, मनी, इन्फ्लेशन। ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, यदि बाजार में नकदी की मात्रा बढ़ गई, नकदी मतलब कैश, रोकड़ा, कैसे बढ़ेगा, बाजार में नकदी कैसे बढ़ेगा, आरबीआई नोट छाप दे, और कैसे बढ़ेगा। ठीक है। तो यदि बाजार में नकदी की मात्रा बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा,
तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो ये दिल मांगेगा मोर, तो इसका मतलब मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, और फाइनली क्या होगा, महंगाई। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी पैसा होगा तो ये दिल मांगेगा मोर, पैसा नहीं रहेगा तो दिल मोर नहीं मांगेगा। मतलब यदि आपके पॉकेट में पैसा है तो आपका डोसा खाने का मन करेगा, बर्गर खाने का मन करेगा, चाउमीन खाने का मन करेगा। पैसा कम हो गया तो समोसा खाने का मन करेगा, पैसा नहीं है तो कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। कोई आपसे कहेगा भैया समोसा खा लो, अरे नहीं, सब मैदा होता है, बहुत नुकसान करता है, हम कुछ नहीं खाएंगे। इसका मतलब अगर कोई आपको समोसा खाने के नुकसान गिना रहा है तो आप क्या समझेंगे, मतलब इसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक मजाक की बात है, हो सकता है वास्तव में वो समोसा से परेशान हो, लेकिन एक समझाने की बात है कि पैसा नहीं होगा तो हम अपने आप को समझा लेंगे कि नहीं, इससे ये नुकसान है, इससे ये नुकसान है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम ज़्यादा खरीदारी करेंगे। ठीक है, अकाउंट खाली तो इच्छाएं खाली। ठीक भाई, अगला देखो क्या है, दूसरा होता है क्रेडिट मनी इन्फ्लेशन। दूसरा क्या है, क्रेडिट मनी इन्फ्लेशन। ये देखो क्या होता है, जब आरबीआई अपने पॉलिसी रेट में कटौती करता है, जब आरबीआई अपने पॉलिसी रेट में कटौती करे, पॉलिसी रेट में कटौती करने का मतलब यह है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, जब इस सब में आरबीआई कटौती करेगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी। कैसे आएगी उसको समझो। मान लो आरबीआई ने 6% का दर निर्धारित किया हुआ है, रिवर्स रेपो रेट मान लो 6% है, आरबीआई खुश हुआ, बोला भैया ऐसा है, अब ये 5% होगा। मतलब जो रेपो रेट था वो 1% कम हो गया, तो अब बैंक वालों को भी 1% सस्ता पैसा मिलेगा, वो ग्राहकों को 1% सस्ता देंगे। मतलब ग्राहकों का जो पैसा बैंक में जमा है उस पे उन्हें 1% कम ब्याज का दर मिलेगा, और ग्राहक जो बैंक से लोन लेंगे, लोन उनको 1% सस्ता मिलेगा। इसका मतलब कि यदि पहले मुझे कम ब्याज मिलेगा, यदि मुझे बैंक से कम ब्याज मिलेगा तो मैं अपना पैसा बैंक में क्यों रखूंगा, मैं बैंक से पैसा निकाल लूंगा और कहाँ लगाऊंगा, मार्केट में। कहाँ लगाऊंगा, मार्केट में। तो मार्केट में क्या हुआ, पैसा बढ़ गया। क्लियर। दूसरी बात, बैंक यदि आपको सस्ता लोन देगी तो लोन लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, तो बैंक से लोन लेने वालों की संख्या अगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो बैंक यदि आपके जमा पर कम ब्याज दे या आपको लोन सस्ता दे, कम ब्याज की दर पे दे, दोनों स्थितियों में मार्केट में पैसा बढ़ेगा। तो जैसे ही मार्केट में पैसा बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, और फाइनली क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। क्या आएगा, इन्फ्लेशन। अभी आपने देखा होगा फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगी। इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, हालांकि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है,
फिर भी। ठीक है। तीसरी बात जो आती है, इसे हम कहते हैं घाटा जनित मुद्रास्फीति। घाटा जनित मुद्रास्फीति, ये देखो क्या भाई, आपने डेफिसिट सुना था। जब मैं बजट पढ़ा रहा था तो बजट में मैंने डेफिसिट बताया था। घाटे का बजट, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ये मैंने बताया था। सरकार का जो घाटा है बेसिकली क्या है, ये सरकार के पास आय 100 रुपए है, सरकार का खर्च 104 रुपए है, तो ये 4 रुपए का क्या है, घाटा है। सरकार इस घाटे की पूर्ति कहीं से करेगी, ठीक है। सरकार घाटे की पूर्ति तो कहीं से करेगी। सरकार का घाटा बढ़ने का मतलब ये हुआ, घाटा बढ़ने का मतलब ये हुआ सरकार का जो खर्च है वो बढ़ रहा है। सरकार का खर्च बढ़ रहा है मतलब सरकार जो है योजनाओं पर अधिक पैसा खर्च कर रही है। सरकार के चाहे वो योजनागत व्यय हो चाहे गैर योजनागत व्यय हो, दोनों बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि मार्केट में पैसा बह रहा है, ज्यादा है। सरकार पुल बनाएगी, सरकार फ्लाईओवर बनाएगी, सरकार रेलवे का विकास करेगी, सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती करेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, तो इसका मतलब सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है। फाइनली पैसा पब्लिक के पास ही आ रहा है, तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हुआ तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। तो इस कारण सरकार का जो घाटा बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं कि सरकार अपने क्षमता से अधिक खर्च कर रही है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इसे हम कहते हैं घाटा जनित मुद्रास्फीति। ठीक है। अगला है चौथा, इसे हम लोग कहते हैं ब्रांड जनित मुद्रास्फीति। ब्रांड जनित मुद्रास्फीति, जैसे एक कोई गोली है, टैबलेट, एक फिल्म स्टार आए, मिस्टर खान, इन्होंने 3 करोड़ रुपया लिया और क्या बोला कि ये गोली खाओगे तो दिन भर ताजा रहोगे। ये तो बोल के चले गए। अब मिस्टर खान के चक्कर में गोली अब खा रहे हैं। अब कंपनी ने जो 3 करोड़ रुपए मिस्टर खान को दिया था ये कहलवाने का कि गोली खाने से ताजा रहेंगे, आप सोच के देखिए 3 करोड़ रुपए कंपनी उनको कहां से देगी? हमसे आपसे लेके देगी, अपने पास से तो देगी नहीं। मतलब ये कपड़ा वाला अगर 1000 रुपए का शर्ट बेच रहा है और कोई कंपनी है एक्स और सलमान खान आ गए, वो इस शर्ट का प्रचार कर रहे हैं, क्या ब्रांड है, सलमान खान इस ब्रांड का शर्ट पहनता है, इस शर्ट की कीमत कितनी हो गई? 4000। तो ये महंगाई किस लिए बढ़ी? ब्रांड की वजह से। लोग ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। शाहरुख खान अजय देवगन, अक्षय कुमार गुटखा खिला रहे हैं, मतलब केसर खिला रहे हैं 5 रुपए का, तो ये क्या है? ये ब्रांड है। और ऐसी चीज हमें ब्रांड के जरिए जो है खिलाई और पहनाई जा रही है जो 2 कौड़ी की है, लेकिन ब्रांड के पीछे लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये ब्रांड जनित मुद्रास्फीति है। कैटरीना कैफ कोई परफ्यूम लेके आएंगी, बस अब कैटरीना ने ये परफ्यूम लगाया है तो यही लगाना है, भले
खेत बेच के परफ्यूम खरीदना पड़े, वो अलग की बात है। ठीक है। और लास्ट है कृषि जनित मुद्रास्फीति। वास्तव में कृषि जनित मुद्रास्फीति नहीं है, यह कृषि को लेकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। जैसे अनिश्चित मौसम, बारिश हुई नहीं हुई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ओला पड़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से खेती जो है वो तबाह हो गई, खेती तबाह हो गई, पैदावार कम हुई। इस स्थिति में क्या होगा, अनाज का मूल्य बढ़ेगा। दूसरा क्या हो रहा है, कृषि योग्य भूमि क्या हो रही है, ये भी कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, लोग खेतों में जाकर घर बनवा रहे हैं। तो जिस खेत में पहले गेहूं पैदा होता था, वो अब उस खेत में लोग मकान बनवा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। तो कृषि योग्य भूमि यदि कम होगी तो अनाज का उत्पादन ये भी कम होगा। तो अनाज का उत्पादन कम होगा तो अनाज की कीमत तो बढ़ेगी। ठीक है। अगला क्या है, वाणिज्यिक कृषि। भैया वाणिज्यिक कृषि की वृद्धि हो रही है, मतलब लोग फूल की खेती कर रहे हैं, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। सूरजमुखी खेती कर रहे हैं, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। खाएंगे क्या, गेहूं चावल कि सूरजमुखी? तो वाणिज्यिक कृषि जब भी होगी तो जाहिर सी बात है कि महंगाई हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ थे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि महंगाई के कारण क्या है, मुद्रास्फीति के कारण क्या है, मांग पक्ष के कारक क्या है और लागत जनित कारक क्या है। अगली वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आएंगे, तब तक देखते रहिए। नमस्कार।